किसान का साहस बढ़ा है, सम्मान बढ़ा है। पीएम किसान के 6 वर्ष, किसानों का उत्कर्ष। इंदिरा की मीटिंगों से हम क्या पाते हैं? 26 जनवरी की तारीख हमारा राजपथ दिल्ली का जो कर्तव्य पथ बन चुका है, 26 जनवरी की परेड चल रही थी। संडे का दिन था। दोपहर लगभग 12:30 के आसपास अब परेड बिल्कुल अपने अंजाम पर था, खत्म होने वाली थी परेड। और इसी दिन दिल्ली के कर्तव्य पथ से कई सौ किलोमीटर दूर कर्नाटक के हुगली शहर में जब ये परेड खत्म होने वाली थी, पीटर एक कागज और पेन उठाता है, एक नोट लिखता है। ऊपर लिखता है सॉरी डैडी, नीचे लिखता है कि मुझे पिंकी मार दी और इसलिए मैं मर रहा, दम घुट रहा है और इसलिए मैं अब ये दुनिया छोड़ रहा हूँ। अपने भाई के लिए लिखता है अन्ना बाद में मेरे पीछे में पेरेंट्स का ख्याल रखना। और इसके बाद फिर मुझे ख्वाहिश जताता है कि जब मैं मर जाऊँ और मुझे कब्रिस्तान दफनाने के लिए ले जाओ तो मेरे लिए जो कॉफिन तैयार करोगे उस कॉफिन या ताबूत के ऊपर ये लाइन लिखोगे। और वो लाइन में लिखकर छोड़ूंगा कि एग्जैक्ट वो लाइन लिखनी क्या है। वो लाइन ये थी, माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर, यानी मेरी बीवी के जुल्म की वजह से मेरी मौत हुई। ये कॉफिन पे इंग्लिश में लिखवा कर उसने कहा कि मुझे आपको संडे का दिन था। पीटर का पूरा परिवार संडे प्रेयर के लिए चर्च गया हुआ था। 12:30 के बाद फैमिली घर लौटती है तो कमरे का दरवाजा खुलता है। अंदर पीटर की लाश थी। पीटर झूल रहा था। कमरे में नोट पड़ा हुआ था। फौरन किसी ने पुलिस को खबर दी। पुलिस मौके पर पहुंची, लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वो नोट देखा, कुछ उसने मैसेज अपने भाई को किया था। उस मैसेज में भी जिक्र था कि मेरे कॉफिन पे क्या लिखना है, ताकि जमाने को पता चल सके कि मैंने यह कदम क्यों उठाया। अब अजीब ख्वाहिश थी, फैमिली में बाकी थी, क्या करें। फिर ये हुआ कि नहीं, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश को पूरी करते हैं तो करनी पड़ेगी। जिस जगह इन्होंने कॉफिन बनवाई उस जगह पे स्पेशली पर कहा गया कि आप इस कॉफिन पे ऊपर कन्नड़ और नीचे इंग्लिश में की लाइन है। तो इस कॉफिन में देखेंगे आप, ऊपर कन्नड़ में जो लाइन है वो असल में इसी इंग्लिश को कन्नड़ में लिखा गया है कि माई डेथ इज बिकॉज ऑफ माई वाइफ टॉर्चर, मेरी बीवी के जुल्म की वजह से मेरी मौत हुई। तो ऊपर कन्नड़ में इंग्लिश में तो सारी लिखी गई। जितने भी फैमिली फ्रेंड रिलेटिव नेबर उन लोगों ने ये देखा, वो भी हैरान, क्योंकि कभी किसी कॉफिन पे ऐसा लिखा हुआ कुछ किसी ने देखा ही नहीं था। फिर कब्रिस्तान पहुंचते हैं और उसी लाइनों के साथ कॉफिन जिसके अंदर पीटर लेटा हुआ दफना दिया जाता है। अब पुलिस इस नोट की इन्वेस्टिगेशन करती है। पहले तो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के जरिए की, हैंडराइटिंग पीटर की, और इसके बाद अब जो भी केस, क्योंकि उसने साफ साफ लिखा है कि अबेटमेंट ऑफ सुसाइड यानी कि खुदकुशी के लिए उकसाने का केस बनता है। लेकिन मैं पहले भी आपको कह चुका कि इस केस में कभी किसी को आज तक हिंदुस्तान में सजा नहीं की। अतुल का केस भी आपको याद होगा, 50 दिन पहले जिसका शुरू में मैंने कहा। बेंगलुरु पुलिस पहुंची थी, यूपी। अतुल की वाइफ, उसकी माँ, इन सबको पकड़ के भी ले गई। लेकिन कुछ दिनों बाद ही कोर्ट से बेल और ये सब आजाद में बाहर, और अब मुकदमा चलता रहेगा। अबेटमेंट ऑफ सुसाइड के मामले में तबादला नहीं होगा और सजा नहीं होगी तो फिर अतुल को इंसाफ कैसे मिलेगा, ये सवाल है। इत्तेफाक से जब ये आज की कहानी पर रिसर्च कर रहा था तो फिर मैंने आज अतुल के भाई विकास मोदी से बात आज उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे कर्नाटक के हुगली में ऐसी चीज हुई है। तो मेरा सवाल उनसे ये था कि 50 डेज हो गए, अतुल की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे इंसाफ न मिले, और जब तक इंसाफ न मिले उसकी अस्थियों को न भाई जाए। ये बताइए कि क्या हुआ अभी। तो उन्होंने कहा कि अस्थियां अभी एक कलश में सहेज कर रखी गई, और उन्होंने तस्वीर भी भेजी मुझे उन अस्थियों की जो कलश में है। ये वही तस्वीर है। और अतुल के भाई ने कहा कि हमें अदालत और कानून से बड़ी शिकायत है, क्योंकि अतुल की मौत के जिम्मेदार लोग तो छूट चुके हैं, बेल पर बाहर, बाकी मुकदमे का पता नहीं। उन्होंने कहा कि हम पर अभी भी मुकदमा है तो हम इलाहाबाद हाईकोर्ट जा रहे हैं, और अतुल के 4 साल के बेटे की कस्टडी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है वो यूपी की सेशन कोर्ट में जा रहे हैं ताकि उसकी कस्टडी ले सकें, जो अतुल की ख्वाहिश थी।
लेकिन जहाँ तक अतुल की अस्थियों की बात है, विकास मोदी का कहना था कि वो उन्होंने, क्योंकि अस्थियों को घर में रखना अच्छा नहीं माना जाता है, इसलिए बड़े बुजुर्गों की सलाह पर अतुल की अस्थियां जो इस कलश में है उसे घर के करीब एक मंदिर में रख दिया गया और इस वक्त ये अस्थियां इसी कलश में एक मंदिर में रखी हुई और तब तक रखी रहेंगी अतुल के फैमिली के हिसाब से जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता। अब कब तक इंसाफ मिलेगा पता नहीं, लेकिन ये अस्थियां 50 दिन पूरे हो चुकी नहीं रखी। और इधर अतुल के बाद पीटर की ये कहानी। डर आ गया अब भाई देखो मैं कहा था कि वीडियो लाइक करा 500 रुपया रोज कमावा, बस पहले तनी पैसा दे के दल चाहिए, फिर बोलते कि और कमाए के बाद तब पैसा भर हम दिन भर चूना लगाएगा, आई लोग हमें के चूना लगावल चाहता, पान वाला है मूर्ख ना है। याद रख यूपीआई कहेला कि जब केहू आसान कमाई के लालच देवे तो कहीं हम मूर्ख ना है। और आखिरी ख्वाहिश और अजीब ख्वाहिश। कई बार सोचता हूँ कि वाकई जो इंसान इस तरीके के फैसले लेता है इसको सोचने समझने की जरूरत होती है कि अगर ऐसे फैसले लेता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है। मैं बार बार कहता हूँ कि दुनिया में कई चीज़ों के रास्ते निकल सकते हैं, मुश्किलों का हल निकल सकता है, ये रास्ता कतई सही नहीं है। जिंदगी को ये खूबसूरत और अनमोल ऊपर वाले ने जो दिया है तो हमें इसको खुद लेने का हक नहीं, जो हमारा है नहीं हम उसे क्यों लेते हैं। जिंदगी ऊपर वाले ने लिए उसका हक है जब हमारी जान ले ले, और हर एक को वैसी ही दुनिया से जाना है। लेकिन इस तरीके से अपने बूढ़े माँ बाप भाइयों को जो और लोग होते हैं परिवार में, आप उनको पूरी जिंदगी के लिए मार जाते हैं। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हालांकि ये भी कहना तो आसान है, लेकिन ये कि बहुत सारे लोग बहुत सारी तकलीफें झेलते हैं, मुश्किलें झेलते हैं, उनको लगता है वो ज़्यादा आसान है मर जाना। ऐसा नहीं है। तभी तो कहते हैं कि मुश्किलों को झेलना और जिंदगी अपने आप में एक इम्तिहान है तो झेलना चाहिए। लेकिन इस कदम को मैं कहीं से भी जाए या सही नहीं ठहराता, और यही मैं कहता हूँ ऐसा सोचना नहीं चाहिए। लेकिन हमारी और आपकी सोच से क्या, जो करने वाले ऐसा कर गुजरते हैं। उम्मीद यही है कि अब्दुल के साथ पीटर के फैसले का भी कोई हल निकले, पता चले। और अब तक जो देश में नहीं हुआ है कि अबेटमेंट ऑफ सोसाइटी ने खुदकुशी के उठाने के मामले में कोई सजा किसी को सुना ही नहीं, शायद आने वाले वक्त में ऐसा हो, क्योंकि इसको लेकर कानून और सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस के नज़ीर है वो बड़े सख्त है कि आपको लिंक डायरेक्ट साबित करना है कि अगर वो मरा तो उस वक्त उसके लिए आप जिम्मेदार है किसी भी सूरत में, तो वो लिंक इस्टेब्लिश करना। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा कि अगर झगड़ा होता है किसी में भी पति पत्नी में और उस झगड़े के 6 महीने साल भर या 2 साल बाद या 4 साल बाद कोई मर जाता है तो उसका ये मतलब नहीं है कि उस झगड़े की वजह से उसने जाती, क्योंकि वक्त का गैप बहुत हो जाता है। तो डायरेक्ट लिंक, डायरेक्ट एविडेंस होना चाहिए। और इसी केस में कभी सजा नहीं होती किसी। बड़े बड़े केस हैं, आम लोगों को थोड़ी, बड़े बड़े सेलिब्रिटी और उनके लिए तो कभी नहीं हुआ। क्या पता आने वाले वक्त में शायद कुछ और इस तरीके की चीजें बन जाए। तो आज की कहानी में इतनी। भरोसा दिलाया नहीं, जीता जाता है। और मेरा भरोसा सिर्फ टाटा नमक। देश के 100 नमक के लैब टेस्ट में पाया गया है कि टाटा नमक में सबसे ज्यादा शुद्ध, इसलिए तो नमक हो टाटा है। टाटा नमक। Nothing Phone 3A series coming soon. फिल्मों में कई बार देखा होगा आपने, कई ऐसे कैरेक्टर को दिखाया जाता है कि जिसमें पर्सनैलिटी डिसऑर्डर होता है, यानी एक आदमी के अंदर कई आदमी होते हैं, अलग अलग तरीके से अलग अलग वक्त पे वो बिहेव करता है। आज की कहानी बेहद चौंकाने वाली है, इसलिए कि जिस कैरेक्टर की ये कहानी है, किसी भी घर में किसी भी माँ बाप के लिए, किसी भी भाई बहन के लिए ऐसा होनहार बेटा, भाई या पति जिसके पास हो अपने आप को खुशनसीब मानेगा। कहानी है आंध्र प्रदेश में एक निजामाबाद जगह है और उसी निजामाबाद के नागेंद्र रेड्डी। नागेंद्र रेड्डी एक अच्छे परिवार, पढ़े लिखे परिवार का लड़का, और
बचपन से ही बेहद होशियार पढ़ाई, हमेशा अच्छे नंबरों से पास हुआ, बचपन से इंजीनियर बनने का सपना था। इसके बाद उसने एंट्रेंस एग्जाम दिया और फिर बाकायदा IIT में उसका सिलेक्शन हुआ और IIT मद्रास, हजारों लाखों स्टूडेंट का सपना होता है IIT वहाँ से कर, वहाँ उसे दाखिला मिल गया। वहाँ से उसने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग के बाद अब उसने 2001 में इसने अपनी इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग करने के बाद अब वो हैदराबाद की एक कंपनी में आराम से जॉब करती है, क्योंकि IITian था। लेकिन फिर वो हैदराबाद छोड़कर बेंगलुरु पहुंच जाता है और बेंगलुरु में अपनी कंपनी खोल लेता है। कुछ वक्त तक कंपनी ठीक ठाक काम कर रही होती है, लेकिन फिर बाद में कंपनी का काम ठीक ठाक नहीं चल रहा होता। तो नागेंद्र सोचता है कि अब इस कंपनी को छोड़कर कहीं और बैठ जाते हैं। ब्रिटेन की एक कंपनी में वो अप्लाई करता है। उसके प्रोफाइल, उसके CV को देखकर कंपनी हाथों हाथ उसे देती है और इंग्लैंड में लंदन में नौकरी मिल जाती है। अब वो लंदन रवाना हो जाता है। अब बेटा लंदन गया, लेकिन नागेंद्र रेड्डी के घर वालों को एक फिक्र थी। फिक्र ये थी कि वो एक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था और उसकी वजह से उसकी बहन, उसकी इकलौती बहन, जिस बहन से वो बेशुमार प्यार करता था, इतना प्यार कि अगर उसकी बहन की तरफ कोई लड़का देख ले तो उसे गुस्सा आ जाता, वो फौरन बदल जाता। उसे ये पसंद नहीं था कि उसकी बहन की तरफ कोई देखे, कोई उससे बात करे, कोई उसके करीब आए। और जब भी ऐसा होता वो अचानक गुस्से में आ जाता, मरने मारने पर उतारू हो जाता। ये बात घर वालों को भी पता था। उन्होंने बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट से भी उसको दिखाया, बट उन्होंने कहा कि धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अब वो लंदन पहुंचे। लंदन में जाने के बाद उसकी नौकरी ठीक ठाक चल रही थी और उसी कंपनी में उसकी एक और शख्स से मुलाकात होती है जो आंध्रा का ही था। उसका नाम था राधा कृष्ण चिपूर। अब राधा कृष्ण और नागेंद्र रेड्डी लंदन में एक ही अपार्टमेंट में, एक ही कमरे में साथ रहते, मतलब एक ही जगह, और दोनों साथ साथ जॉब कर रहे थे। दोनों में दोस्ती हो गई। लेकिन फिर बीच में कुछ दिक्कतें आई। दोनों जब वहाँ रह रहे थे तो नागेंद्र रेड्डी चूंकि इतना टैलेंटेड था, उसे लगा कि नौकरी तो कर रहे हैं लेकिन अपना भी कुछ करना चाहिए। तो उसने अपना भी किसी बिजनेस में, जो उसकी डिग्री थी इंजीनियरिंग की, उसके हिसाब से उसने अपना कुछ एक फर्म खोली वहाँ पे और उसमें पार्टनर बनाया राधा कृष्ण। थोड़े दिन तो सब ठीक चल रहा था, लेकिन फिर दोनों के बीच में फर्म को लेकर कुछ मनमुटाव हो गया। दोनों दोस्त थे, अब दोनों दोस्तों की बीच दूरी आ गई। इधर नागेंद्र परेशान रहने लगा। परेशानी की बात घर तक पहुंची। घर वालों को पता था कि उनका बेटा जो है वो राधा के साथ रहता है, राधा कृष्ण, और वो उसका ख्याल भी रखता है। तो उससे उन्होंने कांटेक्ट किया, फोन किया। उसने कहा कि हाँ आंटी अंकल आप लोग परेशान ना हो, मैं तो उसका ख्याल रखूंगा। उसका उसने ख्याल रखा, कुछ ठीक। इत्तेफाक से एक रोज जब अब उसके भाई रेड्डी ने अपने घर पर फोन करना शुरू किया तो उन्हें लगा कि अब ये ठीक है, नॉर्मल है। तो थैंक्स करने के लिए नागेंद्र रेड्डी के पेरेंट्स ने अपनी बेटी से कहा कि तुम उसको एक मैसेज दो, थैंक्स कि तुम्हारी वजह से हमारा बेटा ठीक है। अब नागेंद्र रेड्डी की इसकी कमजोरी थी उसकी बहन। उससे ये लगता था कि अगर कोई उससे बात करे, कोई लड़का उससे करीब आए, कोई उसे देखे तो गुस्सा आता और पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का वो शिकार था। जब उसने ये मैसेज उसकी सिस्टर ने अब लिखा राधा कृष्णा, और उस मैसेज में ये था कि थैंक यू सो मच मेरे भाई की मदद करने के लिए, और तुमने जो भी किया हम उसका एहसान नहीं उतार सकते। इत्तेफाक से ये मैसेज नागेंद्र रेड्डी ने पढ़ लिया। अपने दोस्त को उसने बताया बोल कि ये देखो अब है सब ठीक है, तुम्हारे घर वालों ने भी थैंक्स भेजा है। लेकिन वो मैसेज कैसे ही पढ़ा, नागेंद्र रेड्डी उसे गुस्सा आ गया। उसे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि उसका ये दोस्त उसकी बहन को उससे छीनने की कोशिश करता है, उससे दूर ले जाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं वो उससे प्यार करता है, उससे शादी कर ले। और वो अपनी बहन को खोना नहीं चाहता था, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार था। ये बात जो है रेड्डी के दिमाग में घुसी, अपना दोस्त दुश्मन कराने लगा। वैसे ही वो अपनी बहन को लेकर इतना परिचित था। 29 अक्टूबर 2004 यही वो तारीख
और इस लाश जली हुई थी। तो देखते हैं कि एक लाश है जिसका सिर गायब है, उसके थम्स हथेलियां कटी हुई ताकि फिंगरप्रिंट्स के जरिए उसकी पहचान पाए, और उन सबको एक ब्लैंकेट में रखकर एक सुनसान जगह पर आग लगा दी। लेकिन लाश का बाकी हिस्सा बरामद हो गया था, लेकिन सर और चेहरा गायब था। तो पुलिस पहचान नहीं सकी कि ये मरने वाला कौन है। अब बाकायदा स्कॉटलैंड यार्ड इस कत्ल की तफ्तीश में जुट गई। इधर इस कत्ल के अगले ही दिन रेड्डी एक बाइक पकड़ता है और सीधे बेंगलुरु पहुंच जाता है। अब उधर जब स्कॉटलैंड यार्ड तफ्तीश कर रही होती है, राधा या कत्ल मतलब उस लाश की तफ्तीश करते करते कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो कंपनी थी जहाँ वो काम कर रहा था, बाकी लोग उसकी रिपोर्ट उठा देते हैं, तो उससे फिर ये पता हो जाता है कि मरने वाला कौन है। अब जब मरने वाले का पता चला तो फिर ये हुआ कि उसके करीबी कौन है, तो पता चला रेड्डी। अब जब स्कॉटलैंड यार्ड रेड्डी को ढूंढती तो पता चला वो कहीं, फिर जब इमिग्रेशन और एयरपोर्ट के थ्रू पता चलता वो तो इस मर्डर के नेक्स्ट डे ही इंडिया लौट गया। अब स्कॉटलैंड यार्ड का शक यकीन बदल जाता है। वो फौरन यहाँ बेंगलुरु और हैदराबाद की पुलिस से कंसल्ट करती है और कहती है कि ऐसे ऐसे केस हुआ है। अब यहाँ पर क्योंकि उसका घर हैदराबाद में था, निजामाबाद में, तो बाकायदा स्कॉटलैंड की इस पहल पर हैदराबाद की पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है, वो घर जाते हैं, तफ्तीश करती है। लेकिन रेड्डी हैदराबाद पहुंचा ही नहीं कर देते, वो सीधे पहुंच गया था बेंगलुरु, और बेंगलुरु में बहुत ही अपने आप को एकदम डाउन कर चुका था, चुपचाप से रह रहा था ताकि उसके घर वाले और बाकी लोगों से उसका कॉन्टेक्ट ना और उसके जरिए पुलिस उस तक ना पहुंचे। अब इसी तरह धीरे धीरे वक्त बीता, 2004 की बात वो आ चुका था। 2005 में बेंगलुरु में पुलिस को एक लाश मिली, और ये लाश जो थी एक लॉज में मिली थी जिसका नाम था महालक्ष्मी, और ये बिल्कुल बेंगलुरु सिटी के एकदम खास इलाकों में से एक। जब लाश मिली तो पुलिस ने पाया कि लाश का सर गायब है और उसकी हथेलियां कटी हुई, मतलब यहाँ पे ये कि फिंगरप्रिंट और उससे कुछ पहचान ना। बेंगलुरु में एक मिसिंग कंप्लेंट की जितनी भी कॉपी थी उसको देख रही थी पुलिस, को ढूंढ लेती है लाश किसकी है, पर मिसिंग कंप्लेंट से भी कोई फायदा हुआ नहीं। लेकिन तभी जिस जगह पे ये जली हुई लाश मिली थी वहीं पर एक ट्राउजर मिला था, और उस ट्राउजर के जरिए उस मरने वाले की शिनाख्त हो गई। पता चला कि जिसकी लाश मिली थी उसका सर गायब, ट्राउजर की वजह से उसकी शिनाख्त हुई। उसका नाम राजेश आर्थम था। राजेश आर्थम भी एक इंजीनियर था और उस सत्या में कंपनी वहाँ काम करता था। अब पुलिस जो है के पास कोई शक भी नहीं, कोई दुश्मन भी नहीं, लेकिन पुलिस की तफ्तीश जारी। अब यहाँ पे ये बेंगलुरु पुलिस को पता नहीं कि ऐसी एक लाश कभी ब्रिटेन में मिली जिसमें ऐसी कोई चीज नहीं थी, लेकिन उस चीज से अनजान पुलिस जांच करती रही। तो जब जांच करती रही तो इत्तेफाक से पता चला कि आर्थम के पास लॉयर के कपड़ों में एक शख्स उसी लॉज में मिलने आया था, कुछ चीजें थी जिसकी वजह से शिनाख्त हो गई। और इसके बाद अब उस लॉयर की वर्दी में जो भी आया उसकी तफ्तीश शुरू हुई, जांच शुरू हुई। जब जांच शुरू हुई तो फिर पता चला कि वो कोई और नहीं बल्कि रेड्डी, वही रेड्डी जिसकी तलाश की जा रही थी, नागेंद्र रेड्डी। अब पुलिस ने अपना जाल बिछाया और रेड्डी जो है पुलिस ने कब्जे में, क्योंकि रेड्डी को ये पता ही नहीं था कि पुलिस उसे तलाश भी कर पाई। तो बेंगलुरु पुलिस ने जांच करने के बाद रेड्डी को गिरफ्तार कर लिया। उसके आने जाने, मूवमेंट और फिर आर्थम की जो रोक थे उन्होंने जब हुलिया बताया उसकी जांच। तो जब रेड्डी को गिरफ्तार किया गया तो पूछा गया कि भाई तुमने आर्थम को क्यों मारा, तब उसने फिर वही कहानी बताई। मुझे डाउट था, मैं भाग कर वहाँ से आया, अपने घर वालों को बताया, मैं अपनी सिस्टर से प्यार करता हूँ, उससे मैंने बताया कि मैं बेंगलुरु हूँ। तो मेरी सिस्टर आई
और इसके बाद वो लॉज में रही मेरे साथ और वहीं आर्थम भी था। एक दो बार मैंने आर्थम को मेरी सिस्टर से बात करते हुए देखा और मुझे डाउट हुआ कि आर्थम का मेरी बहन के साथ हाथ प्यार है और ये बात मैं बर्दाश्त नहीं कर पाया और बस इसी के बाद मैंने आर्थम को मारने का फैसला कर लिया। ये दूसरा कत्ल था जिसने अपनी बहन को लेकर किया और उसने सर को अलग फेंक दिया, बाकी के अलग इसलिए कि पहचान ना हो। अब उसको गिरफ्तार करने के बाद बेंगलुरु के जेल में उसको भेज दिया गया। इधर जब ये खबर आई तो स्कॉटलैंड यार्ड को भी पता चल कि ऐसा एक शख्स है जिसको सेम तरीके से और फिर वैसे भी उनको डेडी की तलाश थी। तो स्कॉटलैंड यार्ड ने यहाँ के पुलिस से रिक्वेस्ट की कि भैया आप हमें भेज दी। तब बेंगलुरु पुलिस ने कहा कि हम तफ्तीश कर रहे हैं इस केस की, एक और मर्डर केस है, ये पूरी हो जाएगी फिर हम आपको मिलेंगे, क्योंकि यूनियन में वो जो हमारी ट्रीटी है इंग्लैंड के साथ ऑलरेडी है। तब स्कॉटलैंड यार्ड ने भी सोचा कि कहाँ भागेगा, जेल में है, जब इनकी इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाएगी तो हम ले जाएंगे उस केस के लिए। अभी पहुंच गया बेंगलुरु जेल। बेंगलुरु जेल जाने के बाद अब रेड्डी की मुलाकात वहाँ के छठे हुए बदमाशों से, डॉन से, बहुत सारे सो बड़े बड़े नामचीन लोग अंदर बंद थे, उनसे होती है। उनसे होने के बाद अब उसे जुर्म के नए नए रास्ते पता चलते हैं, क्योंकि तो वैसी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है उसको। और उसने कहा कि आप 2 टाइम तो कर चुका हूँ, पीछे कहाँ जाए। तो इन सारे जो बैड एलिमेंट्स बदमाश थे जेल में, उनके जरिए उसकी सोबत पूरी होगी। 7 अगस्त 2006 को रेड्डी ने एक प्लान किया, बीमारी का एक बहाना बनाया और उसको पता था कि बीमारी का बहाना बनाने के बाद जेल से कहाँ ले जाते हैं। उसे मालूम था जेल का कनेक्शन है विक्टोरिया हॉस्पिटल से, वहीं पर कैदियों को ले जाते हैं। बीमारी का बहाना बनाकर ये विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंच गया और विक्टोरिया हॉस्पिटल पहुंचने के बाद तो पहले से प्लान था, पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से भागा। अब बेंगलुरु पुलिस की भी हवा खराब, क्योंकि उन्हें तफ्तीश भी करनी है, स्कॉटलैंड यार्ड को भी देना है। उन्होंने अब उसकी पूरी जोरों से तलाश शुरू कर दी। इधर ये बेंगलुरु पुलिस और हैदराबाद पुलिस को चकमा देने के लिए रेड्डी सीधा वहां से भाग गया तिरुपति, बेंगलुरु से, और तिरुपति में कुछ दिन छुपा रहा। इसके बाद वहाँ चूंकि ये बहुत टैलेंटेड था, पढ़ा लिखा, वहाँ के एक प्राइवेट कॉलेज में लेक्चरर की नौकरी शुरू कर दी और वहाँ पढ़ाने लगा। इत्तेफाक से उसी कॉलेज में एक महिला भी थी जो पढ़ने आती थी, उससे रेड्डी को प्यार हो गया और उसने वहीं उससे शादी कर ली। अब ये शादी करने के बाद फिर तिरुपति से विजयवाड़ा भाग गया, क्योंकि एक जगह पे ज़्यादा दिन तक उसको लगता था कि रुकूंगा तो कहीं ना कहीं सफल मिल जाएगी। विजयवाड़ा पहुंचने के बाद अभी से लगा जिंदगी भी चलानी है, जेल में जितने भी गुंडे थे उनके साथ और डॉन के साथ दोस्ती थी। इसने कहा कुछ अच्छा, क्योंकि उसने लेक्चर की जॉब छोड़नी पड़ी वहाँ से निकल गई तिरुपति से। अब इसने जेल के अपने सोर्सेस की मदद से कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का धंधा शुरू कर दिया, पैसे दो मैं कत्ल करूँगा। और इसके बाद उसने एक बिजनेसमैन, फिर एक यंग कपल, इन सब की इसको सुपारी दी गई और इसने उन लोगों को मार डाला। अब जब ये सारी सुपारी किलिंग हुई, पुलिस की जांच में पता चला कि एक नया सुपारी किलर पैदा हुआ है, फिर उसका नाम आया कि इसका नाम ऐसे रेड्डी है। पुलिस ने बाकी तार जोड़ने शुरू की, पता चला ये तो वही है। जाल बिछाया गया और आखिरकार उसे पकड़ने के लिए अलग अलग टीम बनाई गई। इसी दौरान में अब ये वहां से विशाखापट्टनम भाग गया था। इत्तेफाक से विशाखापट्टनम में एक रॉबरी के केस में इसको पुलिस ने पकड़ा, लेकिन बेल आउट हो गया, क्योंकि विशाखापट्टनम पुलिस को इसके बाकी कारनामों के बारे में पता ही नहीं था। फिर वो वहां से निकला और इधर उधर भटक के आखिर में फिर कर्नाटक आ गया 2009 में आने के बाद अब इसने अलग अलग जितने भी गैंग थे उनके साथ दोस्ती कर, राइवल गैंग का सफाया करना, लोगों को लूटना, ये सारी चीजें करने लगा। इत्तेफाक से जब ये सारी चीजें चल रही थी तो राइवल गैंग से भी अब चूंकि इसकी दुश्मनी थी तो राइवल गैंग ने इसकी मुखबिरी कर दी। जब मुखबिरी की तो फिर पुलिस ने इसको पकड़ लिया। ये बात 2009 की है। अब पकड़ने के बाद इसे फिर से जेल भेजा गया। अब जब ये जेल गया तो इसने कहा कि अब क्या करें, दिमाग इतना था, 18 था। इसने देखा कि जेल में गुंडे बदमाशों के अलावा बहुत सारे ऐसे कैदी आते हैं जो बिल्कुल नए हैं और छोटे मोटे डाउरी केसेस में आते हैं या किसी और प्रॉपर्टी के झगड़े हो रही है। तो उसने उन कैदियों में से उन अमीर कैदियों की लिस्ट निकाली जो छोटे मोटे मामले में हैं जेल के अंदर है। अब वहां पे उसने उनसे वसूली करना शुरू कर दिया,
धमका करके तो जेल के अंदर आपको पता है जिसकी लाठी उसका भैंस। फिर बाकायदा ऐसे अमीर कैदियों की लिस्ट लेता, उनके बैंक अकाउंट में लेता और बाहर अपने मेंबर जो होते हैं साथी उनको वो डिटेल भेज देता, वो वहाँ से उसके अकाउंट से सारे पैसे निकालते हैं। तो जेल के अंदर रहते हुए भी अपना पूरा बिजनेस बेहतरीन तरीके से चला रहा था। इसी दौरान में 10 मई 2009 ये जेल में ही था और इस बार जेल में सच में ये बीमार पड़ा। तो पिछली कहानी याद थी, हॉस्पिटल से भागा था। फिर इसके बाद लेकिन मजबूरी थी, बीमार था तो जेल के डॉक्टर ने कहा कि इसको अस्पताल रेफर करने की जरूरत है। तो फिर इसको अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में ये इसकी खास सुरक्षा में सब लोग लगे हुए थे। बाकायदा डिस्ट्रिक्ट आर्म्ड रिजर्व DAR इनके लोग इसकी एक तरह से इस पर नजर रखे हुए थे कि ये भागे नहीं। बेलगावी हॉस्पिटल था ये। 10 मई 2009 की बात। हॉस्पिटल से अचानक इसने अपने जब ये ठीक हुआ तो इसे लगा कि अब यहाँ से भागने की का सही वक्त है। जेल से भागते वक्त उसी गार्ड ने जिसके इसको रखा गया था DAR, उनमें से एक गार्ड था जिसका नाम था उत्तम सिंह। उसने अपने साथ चाकू छुपा कर रखा था, चाकू शेट्टी ने। उसी चाकू से उसने उस गार्ड को मारा DAR के, और उसको मारने के बाद जेल से भाग गया। कुछ देर के बाद उस DAR के सिक्योरिटी गार्ड की मौत हो गई। अब जब मौत हुई पुलिस को पता चला तो एक सिक्योरिटी मतलब गार्ड की मौत, अब कर्नाटक पुलिस के लिए और भी इतने सारे उसने वैसे क्राइम कर रखे हैं तो अब क्या क्या है। अब पुलिस उसके पीछे पूरी तरह से पड़ गई, लेकिन उसे भी मालूम था कि इस बार उसने क्या किया, इसलिए रेड्डी वहां से निकल भागा। इसके बाद वो अपनी जान बचाने के लिए और या कर्नाटक और आंध्रा से की पुलिस को चकमा देने के लिए पहले ओडिशा गया, फिर असम गया, फिर नेपाल गया, सब इधर उधर भटकता रहा। पुलिस को इन्फॉर्मेशन मिलती रही, वो उसके पीछे पड़ रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। आखिरकार 1 फरवरी 2011, अब 2011 आ गया, बेंगलुरु पुलिस ने कमिश्नर को एक मुखबिर से इन्फॉर्मेशन दी है कि रेड्डी आज बेंगलुरु में और उसके खास वक्त पे वो यहाँ पे मौजूद है। मुखबिर भी शायद किसी गैंग से जुड़ा हो। तो पुलिस को जब ये खबर मिली तो पुलिस ने अपनी जान बिछाई। इसी दिन यानी कि जो तारीख उसने बताई थी 1 फरवरी 2011 को एक SUV गाड़ी आ रही थी। उस SUV गाड़ी में मुखबिर ने बता दिया कि ये इसमें रेड्डी ही बैठा है। तो जिस सड़क से ये गाड़ी गुजर रही थी उस इलाके में बाकायदा उस जगह पर जहाँ पे इसकी इंफॉर्मेशन थी कि ये वहीं पे गुजरेगा, बाकी रोड को ब्लॉक कर दिया गया ताकि आम ट्रैफिक और आम लोग ना आए, क्योंकि पता था कि वो अजीब तरह का क्रिमिनल गोली भी चला सकता है। तो ब्लॉक करके जैसी वो SUV दिखाई थी उसे वार्न किया गया कि सरेंडर कर दो, लेकिन SUV के अंदर से फायरिंग हो गई पुलिस पर। जवाब में पुलिस ने गोली चलाई। एक गोली रेड्डी के गर्दन में जाकर लगी। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मौत के बाद अब पुलिस ने सारा पंचनामा किया और उसके परिवार वालों को इसकी खबर दी कि आपका बेटा एक एनकाउंटर में मारा गया, नागेंद्र रेड्डी। नागेंद्र रेड्डी का परिवार बहुत पढ़ा लिखा बहुत शरीफ है और अब तक उन्हें अपने बेटे के कारनामों के बारे में पता चलते पता कि उसने इंग्लैंड में क्या किया, उसने बेंगलुरु में क्या किया, अपने एक दोस्त को मारा और शख्स को मारा। इसके बाद कई उसने कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की। टोटल जब वो मारा गया, जब उसके एनकाउंटर में उसके ऊपर 13 केस थे। 13 केस में से 5-6 तो बने थे। एक स्कॉटलैंड यार्ड उसको रखा गया। तो घर वालों ने उसकी बॉडी लेने से मना कर दिया। उन्होंने कहा ये हमारा बेटा नहीं, क्योंकि हमने जिसे पाला होता था वो एक बेहद शरीफ पढ़ा लिखा IITM उसने IIT मद्रास से किया, तो नामी गिरामी कंपनियों में काम किया, नौकरी के लिए इंग्लैंड गया और उसके बाद फिर उसने जुर्म का रास्ता पकड़ा। तो हम इसे अपना बेटा नहीं मानते। और जिस बहन की वजह से उसने अपना पहला जुर्म किया था उस बहन ने भी उसे अपना भाई मानने से इनकार कर दिया और उस बहन ने भी उसकी बॉडी दी। आखिरकार पुलिस को रेड्डी का अंतिम संस्कार करना पड़ा। जब उसका अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 30 साल थी, सिर्फ 30 साल। और कमाल ये था कि जो 13 केस हुए थे उनमें से एक में भी वो अभी तक कन्विक्ट नहीं हुआ, क्योंकि कोई भी क्राइम जिसमें वो पकड़ा गया था वो भी अदालतों में उसमें कोई फैसला नहीं आया था। यानी अभी तक वो सिर्फ अंडर ट्रायल था एक तरह से।
पूरी कहानी में एक चीज है जो मुझे नहीं मालूम, आप लोग जो सोचिएगा बताइएगा। एक शख्स जो इतना तेज तर्रार, इतना ज़हीन, इतना अच्छा, उसने वो एग्जाम क्रैक किया जिसका सपना लाखों बच्चों का स्कूल का होता है। एक से एक जगह पे नौकरी की, फॉरेन गया। एक बहन, और उस बहन के लिए इतना उसके मन में प्यार, और उसी बहन की वजह से उसके मन में ये डर कि कोई मेरी बहन को छीन न ले। और जब जब ऐसा होता तब तक वो अपने आप में रहता ही नहीं है, अपने ऊपर उसका काबू ही रहता। और इसीलिए पहला जुर्म उसने सिस्टर ने नाम लिया, क्योंकि उसके मैसेज और उसके दोस्त ने जब पढ़ा और उसको दिखाया तो उसने गुडविल में दिखाया, लेकिन उसे लगा नहीं शायद मेरी बहन तो ये छीन रहा है। दूसरा कत्ल भी उसने अपने उसी जानने वाले का किया जिस लॉज में, और दूसरा बंदा था जो उसकी बहन वहाँ आई और उससे मिली, उसे लगा कि उसका ऐसे साथ आ गया। और इन दो जुर्म ने फिर उसे वापस लौटने का मौका नहीं दिया, और फिर वो तो जुर्म के रास्ते पर चला गया। उसके बाद एक या एक लोग जुर्म की दुनिया की सरकारी आंखों से देखी और फिर लगा कि अब कहाँ वापसी का कोई रास्ता है। तो अजीब कहानी और अफसोस होता है जैसे इस तरह के क्राइम पर, और खासतौर पर रेड्डी जैसे लोग जब इस तरह का क्राइम करते हैं, बेहद अफसोसनाक कहानी। पर कहानी में आज इतना ही। एक आप तमाम लोगों का स्वागत है कैंपस की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रखी होगी। 1500 से ज़्यादा कहानियाँ आपको सुना चुकी हूँ। हो सकता है कि पुनर्जन्म की भी कहानी सुनी, लेकिन मुझे लगता है आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, आप इसे मालूम नहीं कितने में सुनी होगी, लेकिन मैंने कम से कम ऐसी कहानी नहीं सुनी। ये वो कहानी है जिसको समझा, रिसर्च किया, इसके पीछे तमाम खोज रहा था, बहुत सारी स्टडी करनी पड़ी। तो उस कहानी को जानते हुए, और जब मैं कहानी में डूब रहा था, मैं खुद डर रहा था, और डर के साथ एक आगे किया, ऐसा कैसे, क्या ये मुमकिन है, क्या ऐसा हो सकता है? लेकिन ऐसा हुआ, और इसलिए मैं कह रहा हूँ ऐसा हुआ कि अमेरिका वर्जीनिया यूनिवर्सिटी नाम की यूनिवर्सिटी, वहाँ के साइंटिस्ट तक जो पुनर्जन्म के एक्सपर्ट हैं, उन तक को इसे एक स्टोरी के लिए इंडिया आना पड़ा, और उन्होंने आकर यहाँ पूरा रिसर्च किया, फैक्ट्स ढूंढे, और फिर उन्होंने भी कहा कि ये पुनर्जन्म की ही कहानी है। शायद तो दुनिया में इकलौती पुनर्जन्म की कहानी जिसको इसके एक्सपर्ट्स ने सर्टिफिकेट दिया कि इसमें कोई झोल नहीं है, इसमें कोई गलत नहीं। पहले कहानी, फिर आपको उत्तर प्रदेश में एक जगह है इटावा, आप लोग जानते होंगे, बहुत नामी जगह है। इसी इटावा के गांव में एक परिवार रहा करता था, एक ठाकुर का परिवार। इस परिवार में 3 लोग थे जो गरीब लोग थे, पति पत्नी और उनकी एक बेटी। लेकिन जिस गांव में ये रहते थे उस गांव का नाम है शरीफपुर। शरीफपुरा है 70s की बात कर रहा हूँ। इस देश में उस वक्त गांव में इतना विकास न वहाँ बिजली थी, न पानी, न सड़कें, न अस्पताल, न कॉलेज, न स्कूल, बेहद पिछड़ा हुआ इलाका। और इसी इलाके में एक ठाकुर गरीब परिवार, उसमें एक लड़की का जन्म होता है, और उसकी पैदाइश हुई 1968 में। घर वालों ने नाम रखा सुमित्रा। गांव में कोई रोजगार भी नहीं था, इसलिए गांव